ओके चले, तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं मुद्दे पे, और प्लीज सुनिएगा सब लोग कि क्या डिस्कशन हमको करना है। एक तो ना हम लोग जो डिस्कशन अभी तक करके आ चुके हैं, एक बार हमको उसका पहला काम तो यही करना है कि इसको हमको रिवाइज करना है कि क्या हम अभी तक हम डिस्कस करके आ चुके हैं। देखो अकाउंट से थोड़ा बहुत खौफ रहता है क्योंकि सर हमारे डबल में था नहीं, और हमने सीएससी इसीलिए ज्वाइन किया कि हमको प्रैक्टिकल में थोड़ी दिक्कत आती थी। बाकी ऐसा है नहीं, आपको अकाउंट से बिल्कुल खौफ खाने की जरूरत नहीं है। इसको ना स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के चलो आप लोग। स्कोरिंग इसलिए बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल आता है तो स्कोर अच्छा हो जाता है, और इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। अकाउंट्स एंड एफएम दोनों बढ़िया सब्जेक्ट है, दोनों स्कोरिंग है, तो इसमें टारगेट 60 अबव ही होना चाहिए आप लोगों का। मतलब इसमें आप सोचो ही मत कि मेरे को पास होना है, क्योंकि आप थियरी में कितना भी जी जान लगा दोगे ना, आईसीएसई आपको मार्क्स थियरी के हिसाब से देगा। मतलब 20 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 7 या 8 देगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 या 4 देगा। प्रैक्टिकल की अच्छी बात क्या है, हम पूरा फॉर्मेट समझेंगे, हम एक एक चीज समझेंगे क्या एग्जाम में लिखना रहता है। अगर वो सब आपने लिखा तो उसका कहीं स्कोप ही नहीं बचता है नंबर डिडक्ट करने का, तो आपके मार्क्स काटेगा ही नहीं। सो इसलिए एक चीज समझो कि फर्स्ट ग्रुप में ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्रीगेट को सुधार देगा। और किसी में अगर सर नैया पार ही हो रही है तो नैया पार एग्जैक्टली कराएगा ये सब्जेक्ट आपको। तो इसमें ना आप ये मत सोचना अरे तो अकाउंट्स है और एफएम है और क्या होगा। इट्स ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, और इसको स्कोरिंग की तरह लेके चलोगे ना तो बहुत मजा आने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर। और इस सब्जेक्ट में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जब आप मेरे पास आओ तो ये लेके ही मिठाई खिलाने आना कि सर एग्जामिशन है ये, तो पास हो गए। पास होना मेरे लिए फेल होना है इस सब्जेक्ट में। अकाउंट्स और एफएम में अगर आपके 60 से कम मार्क्स है मतलब आपने अप टू दी मार्क परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अप टू दी मार्क परफॉर्मेंस या 40 है ही नहीं, या अप टू दी मार्क परफॉर्मेंस मतलब 60 है। और मैं बता दूं छपे छपाए क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल के और पास्ट एग्जाम्स के। छपे छपाए मतलब एज इट इज। तो जब मॉड्यूल और पास्ट एग्जाम निपटाएंगे ना तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही ईजी हो गया, कहां से अब बच्चे क्वेश्चन ही नहीं बच्चे कहां से पूछेंगे। तो फिर आपके लिए वो चीज सॉल्व करना और आसानी हो जाएगी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपेक्टेशन ये रखना है हमको पेपर में कि सर हम 85 मार्क्स का बहुत अच्छे से कंप्लीट करके आ जाए, क्योंकि 100 मार्क्स का मैं नहीं मानता कि आप ये अकाउंट्स एफएम का पूरा पेपर 100 नंबर का पूरा सॉल्व करके आ पाओगे। क्योंकि दो प्रॉब्लम है, एक तो टाइम कम पड़ेगा इस सब्जेक्ट में, आपको पेपर में टाइम कम पड़ेगा, सो यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। क्योंकि 60 नंबर का अकाउंट जो 40 नंबर का एफएम है ना, तो अब ये क्या करेंगे ये लोग, क्वेश्चंस तो बहुत सारे कवर करने हैं इनको, तो एक क्वेश्चन के नंबर्स कम करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा पेपर लेंदी भी आने वाला है। तो पहले दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन रखना कि आई विल ट्राई टू स्कोर 85 और 90 मार्क्स, मतलब उतना कवर कर लूंगा मैं पहले, फिर आगे के 10 या 15 नंबर जो हमारे पास बचे हैं उसकी बात करेंगे। मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं ना, मैं आपको 85 मार्क्स या 90 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 60 और 65 70 लाने की बात कर रहा हूं। और वो आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि इसमें अगर आप सही करके आ रहे हो तो उनका पास कोई स्कोप ही नहीं है कि आपके नंबर डिडक्ट कर ले। दूसरा स्टेप मार्किंग भी है, तो अगर आपने स्टेप सही की है तो जहां तक आपका आंसर सही है उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो विन विन सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाई इस सब्जेक्ट को इग्नोर मत कर देना यार ये तो प्रैक्टिकल है यार, वो बढ़िया है यार, अपना कंपनी लॉ बढ़िया है यार। कंपनी लॉ बढ़िया है लेकिन ये स्कोर नैया पार ये कराएगा आपको। कंपनी लॉ थियरेटिकल है, आप उसमें बहुत अच्छा भी लिख के आओगे तो 70-75% मार्क्स आएंगे, मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 या 4 नंबर आएंगे। इसमें अगर सही करके आओगे तो 10 नंबर के क्वेश्चन में पूरे 10 देगा, क्योंकि जो फॉर्मेट और जो एग्जैक्ट कंटेंट है आपने पूरा किया है, तो आपको इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के, 80s में मार्क्स आते हैं अकाउंट्स एफएम के अंदर, बिल्कुल आते हैं, और आप भी स्कोर कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। आपको सिर्फ परसेप्शन चेंज करना है कि इस सब्जेक्ट को 40-50 के लिए पढ़ना ही नहीं है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही 80-85 के लिए, ताकि हम 60-65 आराम से स्कोर कर पाए। और फर्स्ट ग्रुप की नैया ये पार लगा ही देगा, ठीक है। और पढ़ना क्या रहेगा सर, जितना मैं करवाऊंगा सिर्फ वही, कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई ऑथर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे नोट्स प्लस मॉड्यूल प्लस जो चीजें हम आपको, और जो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में दूंगा, बस वो चीजें हम कर लेंगे ना, दैट इज मोर देन एनफ। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत इस टॉपिक के अंदर नहीं है। आ रही है बात समझ में? सो लेट्स बिगिन। अब हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। देखो 1 या 2 दिन ही हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, फिर हम फाइनली हमारा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सर कौन सा स्टार्ट करेंगे दैट आई विल डिसाइड, लेकिन ऑफ कोर्स हम लोग पहला चैप्टर 1 या 2 दिन के अंदर ही स्टार्ट करने वाले हैं। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा बेसिक्स रिवाइज करा रहा था कि एक अकाउंट्स के अंदर होता क्या है और बेसिक्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था सर, अकाउंट्स में 5 चीजों के ट्रांजैक्शन हमको समझने रहेंगे। अब ये मत बोलना कि सिर्फ 5 चीजें क्या है, मॉडर्न थियरी में 5 ट्रांजैक्शन में सारी अकाउंटिंग हो जाती है। क्या 5 ट्रांजैक्शन, किस किस की अकाउंटिंग करनी रहेगी हमको?
असेट्स की, एक्सपेंसेस की, लाइबिलिटी की, कैपिटल की, रेवेन्यू की। अब हमने इनको एक एक करके डिस्कशन करना चालू किया था। असेट और एक्सपेंस में फर्क सबसे पहले आप लोग बाइफरगेट कर लो। क्या फर्क है असेट और एक्सपेंस में? जल्दी बताएंगे आप, क्या फर्क है? एसेट्स वो जो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे, एक्सपेंस वो जो कि इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट दे। पर असेट के साथ एक कंडीशन और जुड़ी हुई, बताओ क्या कंडीशन है? क्या कंडीशन है? इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइजेज। मतलब असेट तभी असेट मानी जाती है, मैं उसे असेट ही तभी लूंगा जब मेरी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की गारंटी हो, और गारंटी तभी होगी जब मेरे पास एक कंट्रोल हो। कंट्रोल नहीं है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की गारंटी भी नहीं है, और अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की गारंटी नहीं है तो वो चीज मेरी असेट नहीं बनेगी, वो चीज क्या बनेगा? मेरा एक्सपेंस बनेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? वेरी नाइस। इसके बाद हम लोगों ने एक्सपेंस को लेकर तो यही बात करी कि इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट है या ऐसी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसे हम प्रूडेंस अप्रोच में आज ही एक्सपेंस मान लेंगे। हम उसे असेट नहीं मान सकते क्योंकि हमको नहीं पता कि उस चीज का बेनिफिट आएगा या। मैंने आपको एग्जाम्पल भी सबसे बढ़िया लिया था, गर्लफ्रेंड पे किया गया इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग उसको इन्वेस्टमेंट मानती नहीं है, अकाउंटिंग उसको क्या मानती है? एक्सपेंस मानती, क्योंकि गर्लफ्रेंड कभी भी आपको छोड़ के, उल्टा ऑपोजिट भी हो सकता है, पर जनरली जो होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। तो पॉइंट ये है कि साहब इकोनॉमिक बेनिफिट तो आ सकते हैं लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं, एंड दैट्स व्हाई दैट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सपेंस नॉट एन एसेट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला हमने रेवेन्यू पढ़ा था सर, व्हाट वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर रेगुलर ऑपरेशंस आर कॉल्ड रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड अर्निंग्स एंड इनकम। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल, सर जो ओनर रेस करता है कैपिटल, जो ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इज लायबिलिटी। लेकिन सर किसे लायबिलिटी माने, किसे कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी माने, किसे प्रोविजन माने, इसको लेके हमारा बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। और मैंने बोला था पहली बात, लाइबिलिटी होने के लिए अकरेंस के चांसेस 50% के ऊपर होने चाहिए। अगर कोई चीज का अकरेंस के चांसेस 50% से कम है, अगर उस चीज के होने के चांसेस 50% से कम है, तो आप मुझे बताओ आप उसको लाइबिलिटी मानोगे? नहीं। अब उसमें भी दो स्लैब थे सर, 5 से कम है, 5 से ज्यादा है, 50 से कम है, 50 से ज्यादा है, 100 से कम है और 100 है। तो आप मुझे बताओ सब केस में पहले बोलते क्या क्या, किसको क्या क्या बोलते हैं? 5 से कम है तो बोलते हैं रिमोट ऑब्लिगेशन, 50 से कम है तो पॉसिबल, और 50 से ऊपर है तो प्रोबेबल। वो पॉसिबल क्या बन जाता है? प्रोबेबल। और उसके बाद अगर 100% चांस है तो वो है एक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब पहली बात, रिमोट और पॉसिबल ऑब्लिगेशन में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे लाइबिलिटी को क्योंकि चांसेस 50 से कम है, लेकिन पॉसिबल ऑब्लिगेशन में उसको डिक्लेयर तो करेंगे कि इसकी फ्यूचर में लाइबिलिटी आ सकती है। आज अकरेंस के चांसेस कम है लेकिन आगे जाके अकरेंस के चांसेस बढ़े तो हम फिर इसको क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं? लाइबिलिटी। तो आज हम क्या करेंगे, उसको फ्यूचर लाइबिलिटी मान के कॉन्टिंजेंट की तरह नीचे फुटनोट में शो कर देंगे। 5% से कम है तो ना हम फुटनोट लगाएंगे, ना हम इसको कॉन्टिंजेंट मानेंगे, ना हम इसको एक्चुअल लाइबिलिटी मानेंगे। मैंने बोला भी था, अगर आपको किसी ने इंस्टाग्राम पे हाई लिख दिया एंड यू नो देयर इज नॉट इवन ए रिमोट चांस कि उसने एक्चुअली अपने अकाउंट से हाई लिखा होगा, तो आप अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे क्योंकि आपको पता है कि बताया तो इज्जत तो अपनी खराब होने की, फंस गया स्कैम के अंदर। ठीक है, पॉइंट ये कि इसीलिए हम रिमोट ऑब्लिगेशन को कभी भी हमारी लाइबिलिटी ना तो मानते हैं, ना रिकॉर्ड करते हैं, ना उसको डिस्क्लोजर के फॉर्म में कहीं पे लिखते हैं। लेकिन पॉसिबल है सर, चांस है। मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि मेरे को लड़की हाई नहीं लिख सकती, चांस है। और अगर चांस है तो फिर वो चीज पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन सकती है, और वो चीज पॉसिबल ऑब्लिगेशन बनेगी तो आप मुझे बताओ, चाहे उसको आज रिकॉर्ड मत करो, आप उसका डिस्क्लोजर दोगे कि नहीं दोगे? भाई अपनी भाभी है, ध्यान रखना है ना, पूरे ग्रुप को बता दोगे, पूरी क्लास को बता दोगे, भाभी है, नजर मत डाल देना। ठीक है, पॉइंट ये है कि साहब पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो इसका मतलब हम डिस्क्लोजर तो कम से कम देंगे ही देंगे, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग आज हम ना करें। तीसरा है प्रोबेबल। प्रोबेबल है तो रिकॉर्ड भी करेंगे, लेकिन प्रोबेबल ऑब्लिगेशन के साथ एक और चीज आ जाती है, मेजरमेंट। हो सकता है कि जो ऑब्लिगेशन आपको आने वाला हो उसका मेजरमेंट या तो आपके पास एक्चुअल हो या आपको एस्टिमेट करना पड़े। आप मुझे बताओ, अगर एस्टिमेट करना पड़े तो वो प्रोबेबल ऑब्लिगेशन आपकी लाइबिलिटी बनेगा कि प्रोविजन बनेगा? प्रोविजन। और आपका एक्चुअल मेजरमेंट अवेलेबल हो तो फिर लाइबिलिटी आपकी क्या बनेगी? लाइबिलिटी। प्रोविजन और लाइबिलिटी में मेजर फर्क मेजरमेंट से आता है। दोनों में ऑब्लिगेशन है लेकिन मेजरमेंट का फर्क है। बताओ लाइबिलिटी और प्रोविजन में क्या मेजरमेंट का फर्क है? एक में हम
एक्चुअल मेजरमेंट लेते हैं और एक में हम अगर मेजरमेंट एस्टिमेटेड है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजन, और एक्चुअल मेजरमेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। क्या बात सबको समझ में आ रही है? तो हम प्रोबेबल और एक्चुअल एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करते हैं, और अगर मेजरमेंट एक्चुअल है तो लायबिलिटी बनेगा, मेजरमेंट एस्टिमेटेड है तो प्रोविजन बनता है। ये पूरी बात हम लोग डिस्कस करके आ चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने यहां से एक मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी सिर्फ चालू किया था, जिसको एक्चुअली हमको आज से स्टार्ट करना है लिखने को लेके। और मैंने आपको बताया 5 चीजों की अकाउंटिंग में देखना है सर, कब कौन सी चीज डेबिट होगी, कब कौन सी चीज क्रेडिट होगी। तो इस चार्ट को देखिए तो चार्ट ये बताता है कि अगर असेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट और असेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कैपिटल बढ़ती है तो और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं इससे, तो एक काम करें हम एक एक को फटाफट नोट करते जाते हैं, क्योंकि उसके बाद पता है मैं आपको सीधे ले जाऊंगा जर्नल एंट्रीज के एग्जांपल्स को लेके, और मैं आपको 11th 12th का वो याद दिलाऊंगा बचपना, जब आप आपकी अकाउंटिंग के बचपने में थे तो आपने बेसिक जर्नल एंट्रीज पढ़ी होगी। तो आपके टीचर ने जब आपको 11th 12th में 11th में सबसे पहले अकाउंटिंग पढ़ाने आए होंगे तो पहले तो बताया होगा सब्सिडी जर्नल बुक होती है, फिर सब्सिडरी बुक्स होती है, फिर लेजर्स होते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, फिर फाइनल अकाउंट होता है। हम उसको भी लिखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स उतना ज्यादा स्लो नहीं जाएंगे हम वहां। मेरे को लगता है आपके क्लास टीचर ने 1 महीने बाद आपको जर्नल एंट्री करना सिखाया होगा। कब सिखाया था, कुछ याद है आपको? 11th में आपने पहली बार जर्नल एंट्री कब पास करी थी, किसी को याद है? कितने टाइम बाद, मतलब क्लास चालू होने के 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, कितना, मतलब क्या बेसिक पढ़ाया था उन्होंने 11th में आपको? कुछ याद है? कैश अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें। एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा स्पीड से जाएंगे और सबसे पहले आज ये चीज खत्म करके सीधे जर्नल एंट्री समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। और मैं आपको अपना बचपना या आप ही का बचपना याद दिलाऊंगा कि अकाउंटिंग जब चालू हुई थी आपने कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट किया था। देखते हैं आपको जर्नल एंट्रीज बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन हाँ अभी हम लोग सबसे पहले रूल लिख लेते हैं ताकि जर्नल एंट्री करने में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले लिखिए आप, डेबिट क्या होगा। अपन पहले असेट्स की बात कर लेते हैं, जल्दी बताओ। असेट्स अगर इंक्रीज होगी तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। और असेट्स अगर डिक्रीज होगी तो हम इसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। ये सब ऊपर बात कर चुके हैं, अभी अपन जर्नल एंट्री में और अच्छे से समझेंगे। लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। चलो, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट। और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो बताओ क्या होगा, डेबिट। अरे वाह सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। यस, रेवेन्यू को हम क्या करते हैं, रेवेन्यू को हम हमेशा, देखो रेवेन्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा नहीं होता है, रेवेन्यू का उल्टा एक्सपेंस होता है। तो रेवेन्यू का उल्टा, जैसे अपन बोलते हैं असेट घटी तो बढ़ने का उल्टा, लेकिन रेवेन्यू का इंक्रीज डिक्रीज नहीं लेंगे। रेवेन्यू हो तो हम क्या करेंगे उसको, और उसका उल्टा क्या होता है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। मतलब हमारा हमेशा होगा, खर्चा है ना डेबिट में डाल दो, इनकम है ना क्रेडिट में डाल दो। इतना सा बात है, खर्चा है ना डेबिट में जाएगा, इनकम है ना क्रेडिट में आएगा। सिंपल सी बात है। और एक और चीज आती है कैपिटल। आप बता दो कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। सर बिल्कुल, कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। और अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। क्या बात है। तो असेट्स की बात हो गई, लायबिलिटी की बात हो गई, एक्सपेंस की बात हो गई, रेवेन्यू की बात हो गई और कैपिटल की बात हो गई। अब हमको एक बेसिक रूल समझ में आ गया कि अगर असेट आएगी तो डेबिट, असेट जाएगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी आएगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी जाएगी तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट और कैपिटल घटेगी तो डेबिट। 1 मिनट, अब वापस बताओ, कॉपी बंद कर देना एकदम आप जल्दी बताना, मैं जो बोलूं उसमें बस डेबिट क्रेडिट बताना, जल्दी फटाफट जल्दी बताओ। रेवेन्यू आया, क्रेडिट, एक्सपेंस आया, कैपिटल बढ़ी, क्रेडिट और कैपिटल घटी, असेट्स बढ़ा, असेट्स आए,
असेट आए, असेट गए, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस हुआ, अभी मेरे को क्रेडिट सुना, एक्सपेंस हुआ, असेट्स बेची, एसेट बेची, क्या हुआ, उधार लिया, उधार लिया, उधार लिया, उधार लिया, उधार लिया तो, उधार लिया तो क्रेडिट, उधार दिया तो, आ रही है बात समझ में, उधार दिया तो मेरी असेट है, उधार लिया तो मेरी लायबिलिटी है। कैपिटल ली मतलब कैपिटल बढ़ी, शेयर कैपिटल इश्यू करी, शेयर कैपिटल इश्यू करी, शेयर कैपिटल इश्यू करी, क्या अरे बोलना पड़ेगा, शेयर कैपिटल इश्यू करी, कैपिटल इश्यू करते तो कैपिटल कम होती की बढ़ती है, बढ़ती है तो क्या होगा, कैपिटल कम करना हो तो, कंफ्यूज हो रहे हो, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अब सिंपल सी बात है, शेयर कैपिटल इश्यू करे मतलब कैपिटल दी कि कैपिटल ली, पहले बता, शेयर्स इश्यू किए तो हमने कैपिटल दी है कि कैपिटल ली है, पहले सोच के बताना। मैं किसी को शेयर बेचे हैं तो उसको शेयर बेच के पैसे दूंगा, मतलब शेयर भी उसके और पैसे भी उसको, ऐसा ऑफर हमको भी दिलवा दो। जब रिलायंस कंपनी बोले शेयर भी ले लो और पैसे भी ले लो, हम एहसान कर रहे हैं उनकी कंपनी में शेयर होल्डर बन के, इसलिए हमको पैसे भी दे रहे हैं और उल्टा शेयर्स भी दे रहे हैं। ऑफ कोर्स बात है, अगर वो कंपनी आपको शेयर देगी तो क्या करेगी बदले में, पैसे लेगी, मतलब कैपिटल आ रही है कि कैपिटल जा रही है, कैपिटल आ रही है तो बताओ क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगी तो डेबिट, डिवेंचर इश्यू करूंगा तो, डिवेंचर इश्यू करूंगा तो, डिवेंचर इश्यू करूंगा तो क्रेडिट, डिवेंचर रिडीम करूंगा तो, एसेट खरीदूंगा तो एसेट खरीदूंगा तो डेबिट, एसेट कम करूंगा तो, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट असेट होता है, असेट होता है तो क्या होगी, डेबिट होगी। एक काम करो, इसको स्टेप वाइज कैसे सोच सकते समझना, कभी एग्जाम में ऐसे आ जाए और आपको डिसाइड करना पड़े जनरल एंट्री का, तो आप पता है स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ो, सीधे यहां मत जाओ कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट। पहले देखो जो ट्रांजैक्शन है वो किस चीज का है, पहले पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन इन पांचों में से किस चीज का है वो डिसाइड कर लेना। अब हम बोलते हैं सर असेट्स, तो वहां एग्जाम में असेट थोड़ी लिखा हुआ आएगा, एग्जाम में लिखा होगा इन्वेस्टमेंट किए, एग्जाम में लिखा आएगा बिल्डिंग खरीदी, एग्जाम में लिखा आएगा लैंड परचेस किया, एग्जाम में आएगा मशीन परचेस करी, एग्जाम में डेटर्स हुए। तो आप तो पहले पहले उस नेचर ऑफ अकाउंट को देख के ये समझ लेना कि इन पांच में से कहां आ रहा है। सर जैसे आपने बोला इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदे तो पहले बताओ इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या होता है, लाइबिलिटी की एसेट, लाइबिलिटी की एसेट। इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो बाद में जाके उस पर इंटरेस्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट को आप खरीद बेच सकते हो, तो पहले बताओ लाइबिलिटी हुई कि असेट हुई, असेट हुई। अगर ये इन्वेस्टमेंट आपकी असेट हुई इसका मतलब से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, मतलब ये असेट है, क्लियर। असेट है तो इन्वेस्टमेंट क्या हुए, बेचे कि खरीदे, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुए कि बढ़े, बढ़े, इसका मतलब असेट, अरे असेट बढ़ी, अरे इन्वेस्टमेंट बढ़े मतलब असेट। अब असेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, बस इतनी स्टेप्स में आपको जाना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये क्लियर कर लेना कि इन पांच हेड्स में से कहां आ रहा है, फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह मत देखना, फिर आप इन्वेस्टमेंट को असेट की तरह देखना। तो आपको बोलेगा अच्छा इन्वेस्टमेंट खरीदे मतलब इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मेरा बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो मेरा बढ़ गया मतलब ये मेरे लिए क्या बढ़ गई, असेट बढ़ गई। अरे असेट बढ़ गई मतलब क्या होगा, मतलब मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूंगा। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई बात समझ में जी। तो हम हमेशा डायरेक्टली नहीं जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली जाने में आप हमेशा गलती कर सकते हो। पहले हम इन पांच हेड में से आपका ट्रांजैक्शन कौन से हेड में आ रहा है वो निकालेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको डेबिट करना है या इसको क्रेडिट करने का है। क्या है, पांचों रूल आपको अच्छे से याद रहेंगे पक्का। कौन मेरे को खड़े होके पांचों रूल फटाफट सुनाएगा, उसको कल मैं दूंगा एक अच्छी सी चॉकलेट। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं, पांचों रूल एक शॉर्ट में कोई सुना देगा, जल्दी चॉकलेट। अरे चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, और इसे ₹5 की नहीं दूंगा, दूंगा तो अच्छी दूंगा, ढंग की चॉकलेट 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 चॉकलेट। किसी को नहीं चाहिए जी, यहां आके सुनाना है, यहां आके सुनाना है। डाउट है आपको, वो नहीं चाहिए मेरे को, ये वाले चाहिए मेरे को, तो ये चाहिए ना पांचों, ये पांचों जल्दी बताओ कौन बताएगा। नहीं चाहिए, गया तुम्हारा चॉकलेट लेने का ऑप्शन, गया गया। अरे इसमें क्या दिक्कत है, ये भी तो सुना सकते थे।
सिंपल था, असेट्स इंक्रीज हुई तो मैं ही सुनाया था, मैं ही चॉकलेट खा लूंगा। असेट इंक्रीज हुई तो डेबिट, असेट डिक्रीज हुई तो क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज हुई तो डेबिट, रेवेन्यू आया तो क्रेडिट, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, क्या लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट। सुना सकते थे, इजी था, पर अब चॉकलेट गई गई, वो तो मेरे पेट में गई। ठीक है, कोई बात नहीं, और मौका मिलेगा। पर आप ऐसे ना मजाक में समझ रहे हो तो मजे ले रहे हैं फालतू। मैं यहां खड़े होके चाहता हूं कि आपको मैं यहां खड़ा करूं। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि आपको मैं यहां खड़ा होकर डराना चाहता हूं। एक्चुअली होगा क्या, हम सीए स्टूडेंट के साथ, एक सीए स्टूडेंट के साथ और सीए स्टूडेंट के साथ जितने प्रोफेशनल बच्चे ना, उन सबके साथ एक प्रॉब्लम है। हम लोगों को एमबीए वाले समझते हैं कि इनको बोलना ही नहीं आता, इनकी पर्सनैलिटी खराब है। मतलब इनमें दिमाग है लेकिन इनमें पर्सनालिटी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को किताबी कीड़े समझते हैं कि ये कुछ करते ही नहीं जीवन में किताबों के अलावा। तो हम लोगों को एक्चुअली ये प्रूव करना है कि नो, वी ऑल्सो हैव ए कम्युनिकेशन स्किल बेटर देन एन एमबीए। ठीक है, तो आपको मैं बार बार यहां बुलाऊंगा स्टेज पे, और मैं चाहता हूं कि आप क्लास के सामने बोले, क्योंकि आज का जमाना वो है कि जो बोलेगा ना वही चलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि आज का जमाना मार्केटिंग का है। वो अश्लील ग्रोवर क्यों चल रहा है? क्या कोई बहुत काम की बातें बोलता है? वो फालतू बातें बोलता है, लेकिन बस बोलता है, पोपट है, बोलता है, बात खत्म। और हमको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे क्या चाहिए? बस कोई बोलते रहे और हम बिना दिमाग लगाए सुनते रहे, सो रहे हैं, अच्छा नींद आ जाएगी, अच्छी लोरी सुना रहा है, चलो सर सो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आज का जमाना बोलने वालों का है। मैं आपको पहले ही बता दूं, सर हम तो बहुत रिजर्व्ड है। बेटा रिजर्व्ड होंगे आप, घर पे रिजर्व्ड रहना, दोस्तों में रिजर्व्ड रहना, लेकिन दुनिया के सामने अगर आप बोलोगे नहीं ना तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। मैं आपको इस बात की गारंटी लेता हूं। मैं भी आपको, मेरे को देख के ऐसा लगता नहीं होगा, पर मैं भी रिजर्व था। when I was doing CA and when I came to Indore, I was a very reserved person, एकदम shy टाइम ऑफ लोग था, और आज देख लो। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि आपको कहीं ना कहीं तो स्टेप अप करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी ब्रेव कि यहां आके आप स्टेज पे खड़े होके कोई क्वेश्चन समझाओ, कुछ बोलो। होगा क्या, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, और वो आपके क्या किसी भी स्ट्रीम में बहुत जरूरी है। आपको मौका नहीं मिलेगा। एमबीए वालों को रोज क्लास में मौका मिलता है खड़े होकर प्रेजेंटेशन देने का, ग्रुप डिस्कशन करने का, करते पूरी बकवास है। उनकी बातें सुन लोगे तो लगेगा क्या बकवास कर रहे हैं लोग, बिल्कुल बिना नॉलेज की बातें करेंगे, लेकिन बोल रहे हैं। तो आज प्रॉब्लम क्या है, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि कोई भी कुछ भी बोलेगा तो 50 लोग साथ में खड़े हो जाएंगे, हाँ सही बोल रहा है, क्योंकि लोग ही इतने हैं। हमारे यहाँ लोग ही इतने हैं कि किसी ने गाली ही बक दी तो 50 लोग बोले हाँ बढ़िया गाली बकी। ठीक है, क्योंकि है इतने ना, तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी होने के कारण सभी लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हमको सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए नहीं, आप जब बिजनेस स्किल्स में जाओगे, जॉब करोगे, तो जो बॉस के सामने बोलेगा उसी को तो प्रमोशन मिलेगा। जो बोलेगा ही नहीं, पता कैसे चलेगा कि सर वो क्या काम कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है? तो आपके अंदर बोलने की स्किल तो होनी ही चाहिए, और इसीलिए मैं आपको बार बार इनवाइट करूंगा कि स्टेज पे आओ, और लालच के लिए मैं आपको चॉकलेट दूंगा। आपको नहीं चाहिए तो मत लेना, कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, लेकिन यहां आके बोलने की कोशिश कीजिए, इससे आपकी स्किल्स डेवलप होगी। मेरे को कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरे को तो वापस रिपीट करना ही पड़ेगा वैसे भी। ठीक है, तो आगे प्लीज इनिशिएटिव लीजिएगा और आके स्टेज पे बोलेगा। गाना वाना भी गाना हो तो अपन गाना गाने भी बुला लेंगे, पर स्टेज पे आना, स्टेज पे आना। कोई अगर कोई मिमिक्री करेगा उसके लिए अपन टाइम पास करेंगे। इस दिन अपने को लगेगा ना यार बहुत पढ़ाई होगी, आज अपने को टाइम पास करना है क्लास में, उस दिन बुलाऊंगा। नाचने को छोड़ के सब कर लेंगे, ठीक है, नचवाऊंगा नहीं बस, उसके अलावा कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं मुद्दे पे, और अब एक काम करते हैं। जो हमने अभी ये समझा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू जर्नल एंट्रीज में समझते हैं कि सर अगर हमको जर्नल एंट्रीज करना आ जाए तो हम तो हमेशा कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि सर किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आपको कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये रूल लगाने, ये रूल लगाते ही आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज में कभी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। सर हम समझते हैं, हम रूल भी समझते हैं, लेकिन हम जब अप्लाई करने जाते हैं तो अप्लाई करने प्रॉब्लम आ जाती है। आप मेरे साथ साथ चलना। प्रॉब्लम क्या है, आपको डायरेक्टली जंप करना है, यहां आपको स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, और आप सीधे बोलते अच्छा डेटर्स हुए, क्या करें क्या करें, अरे डेबिट सेल क्रेडिट सेल करी, क्या करें, आपको समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप सीधे वहां जंप कर रहे हो। आपको पहला स्टेप ये देखना है कि अगर मैंने उधार माल बेचा तो इसका इफेक्ट कहां कहां आ रहा है। इसके इफेक्ट 2 अकाउंट में आ रहे हैं, वो दोनों अकाउंट में क्या हो रहा है, सर एक बढ़ रहा होगा और एक कम हो रहा होगा। तो अगर एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, या एक दोनों बढ़ रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको इसका इफेक्ट देना है कि क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, या क्या बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, तो क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, डोंट जंप टू द कंक्लूजन।
यूज ए प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस। आपको कभी जर्नल एंट्री में गलतियां होगी नहीं है, इस बात की मेरी गारंटी है। मैं भी यही साइकोलॉजी यूज करके जर्नल एंट्रीज यूज करता हूं, आप भी यही साइकोलॉजी यूज करना। अपन एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगेन आई एम सेइंग यू, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। सर आता है हमको तो, पर क्या होगा जब इजी है तो आता है, टफ होगा तो आप वही प्रोसेस फॉलो करके कंक्लूजन पे डायरेक्टली पहुंचोगे और गलती हो जाएगी। तो वो जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी आप फॉलो कीजिएगा। मैं बोल रहा हूं जर्नल एंट्रीज कभी प्रॉब्लम नहीं देगी आपको, कभी भी नहीं देगी, मेरी गारंटी है। करें स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट जर्नल एंट्री। लेते हैं बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल पहली जर्नल एंट्री के साथ। आज हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम प्रैक्टिकल तो नहीं, पर हाँ थोड़ा थोड़ा वैसा कर रहे हैं कि जहां पे अकाउंटिंग काम आने वाली है। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज, बहुत इजी ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करता हूं। आई हैव परचेज्ड ए कार, बहुत ही इजी, फॉर ₹10 lakh एंड पेड थ्रू बैंक। चलो अब मैं डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं बोल रहा हूं कि साहब मेरे को बता दो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। मैं आपको पूछ रहा हूं पहले तो बताओ इस पूरे एंट्री में हुआ क्या है। मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, 10 लाख है, एक जीरो बढ़ाता हूं, 10 लाख है, और मैंने बैंक से दिए। दो चीजें हो रही है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। पहले बताओ क्या आ रहा है क्या जा रहा है। असेट आ रही है और पैसा, मतलब अल्टीमेटली दोनों ही असेट है। पैसा भी अपने आप में एक असेट होता है और कार भी अपने आप में एक असेट होता है। तो असेट जा रही है और असेट आ रही है। कौन सी असेट जो असेट आ रही होती है उसको हम क्या करते हैं पहले बताओ। असेट आएगी तो हम करते हैं डेबिट, और असेट जाएगी मतलब हम करते हैं क्रेडिट। असेट बढ़ेगी तो हम करते हैं डेबिट, असेट कम होगी तो हम करते हैं। तो असेट आ रही है और असेट जा रही है। तो असेट आ रही है तो क्या करेंगे डेबिट, असेट जा रही है तो हम क्या करेंगे। तो आप मुझे बताओ यहां पे किस अकाउंट को डेबिट करो और किसको क्रेडिट करो। कौन सा क्या आ रहा है सर, कार आ रही है, तो कार अकाउंट को हम क्या कर देंगे, कार अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट। और इसके बदले में क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। कहां से जा रहा है, कैश या बैंक। तो जाने वाले को हम क्या करेंगे क्रेडिट, और इसीलिए इसकी एंट्री होगी कार अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूं डोंट जंप टू द कंक्लूजन, फॉलो द प्रोसेस। What will happen? This is a very simple transaction. आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा हुआ था इसलिए डायरेक्ट कंक्लूड कर सकते हो। पर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आ जाएगा ना जो आपने 11th में नहीं पढ़ा, तो आपका कंक्लूजन बिगड़ जाएगा और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करके आ जाओगे। So even if it is a simple transaction, I'll always recommend go through the process. It will always give the right result. कंप्यूटर होता है ना, वो 4+4 को भी वैसे ही सॉल्व करता है और 40+40 को भी वैसे ही सॉल्व करता है, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर फिक्स है। 4+4 को भी वो कैलकुलेट करके ही देखेगा और 40+40 को भी वो कैलकुलेट करके देगा, और 1021+2022 को भी वो कैलकुलेट वैसे ही करेगा। तो इसलिए कंप्यूटर हमेशा राइट रिजल्ट देता है। तो सही रिजल्ट चाहिए ना, तो किसी छोटे से छोटे या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन हो, उसको हमेशा एक प्रोसेस से सॉल्व करो, आपके आंसर में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सेकंड ट्रांजैक्शन। अभी फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे सर, इसके एंट्री में अपन क्या जर्नल में वो बनाएंगे क्या, फोलियो नंबर, पेज नंबर, डेट, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। जब चैप्टर वाइज काम आएगा वो बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मेट में बातें बता दूंगा, पहले हम बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स। मतलब हुआ क्या, मैंने किसी के शेयर खरीदे और उसको बदले में पैसा नहीं दिया, उसको अपनी कंपनी के शेयर अलॉट कर दिए। पहले ट्रांजैक्शन समझना क्या हुआ, आए क्या शेयर्स और गए भी क्या। पहले आप मुझे बताओ कौन से शेयर गए, अपनी खुद की कंपनी के शेयर गए इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स इशूड। शेयर इशू किए, शेयर बेचे नहीं है, शेयर्स इशूड किए। मतलब मैंने अपनी शेयर कैपिटल इशू करके सामने वाले की शेयर कैपिटल ले ली। अच्छा ट्रांजैक्शन है, पर आप मुझे बताओ इसमें पहले दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही है। एक तो सर मेरे पास कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, अपन मान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं एक्स लिमिटेड के, हमने एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, और हम जो हैं हम वाई लिमिटेड है जिन्होंने अपने शेयर्स एक्स लिमिटेड को इशू किए। आप मुझे बताओ अब इस केस में हम
उससे शेयर खरीद रहे हैं। कौन सी कंपनी के शेयर खरीदे हमने? एक्स लिमिटेड के, और बदले में क्या दिया उसको? हमारी कंपनी के शेयर्स। इसकी अकाउंटिंग कौन बताएगा क्या होगा इस केस में? जी मैम बताइए ना, बैठ के आराम से चिल बैठ के। हाँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट। शेयर्स मतलब एक मिनट, शेयर्स मतलब मेरे पास मेरी कंपनी के शेयर पड़े थे वो दिए। शेयर्स अकाउंट पहले, चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट असेट अकाउंट है, शेयर अकाउंट क्या है? असेट। शेयर अकाउंट क्या है? शेयर अकाउंट असेट नहीं है, शेयर अकाउंट कैपिटल अकाउंट है। तो अपन शेयर अकाउंट नहीं बोलेंगे, अपन शेयर कैपिटल बोलेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी मैं आपको बता दूं। इसमें एक्चुअली दो हमारे ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो मेरे यहां आ रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, और बताओ शेयर कैपिटल का क्या हो रहा है? शेयर कैपिटल घट रही है कि बढ़ रही है? शेयर कैपिटल भी बढ़ रही है। अरे मैंने और शेयर्स इश्यू किए तो बताओ मेरी शेयर कैपिटल भी, हाँ यहां पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और शेयर कैपिटल भी। मैं किसी और कंपनी के शेयर नहीं बेच रहा हूं, मेरी ही कंपनी के नए शेयर इश्यू कर रहा हूं। मतलब मैं अपनी शेयर कैपिटल भी बढ़ा रहा हूं और मैं इन्वेस्टमेंट भी। अब आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होता है? पहले बताओ इन्वेस्टमेंट कौन सा अकाउंट होता है? असेट्स अकाउंट। और शेयर कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताओ असेट्स भी बढ़ रही है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? असेट बढ़ती है तो क्या करते हैं? मतलब ये बात तो चीज है कि यहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि असेट बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट की क्रेडिट। और इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट या शेयर कैपिटल अकाउंट को यहां पे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। मतलब आपको पहले यह सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट इन पांचों में से कौन कौन से ट्रांजैक्शन में आना है। सर मैं जैसे ही इन्वेस्टमेंट ले रहा हूं और बदले में अपनी कंपनी के शेयर इशू कर रहा हूं, मतलब अल्टीमेटली मैंने अपनी कंपनी के शेयर इशू करके अपनी शेयर कैपिटल बढ़ा दी और इन्वेस्टमेंट खरीद के मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। मतलब देखा जाए तो दोनों चीजें बढ़ रही है, पर एक बढ़ रहा है असेट और एक बढ़ रहा है कैपिटल। मतलब मैंने असेट खरीदी अपनी कैपिटल बढ़ा के, तो इसका मतलब असेट परचेज थ्रू कैपिटल है और इसीलिए असेट भी बढ़ेगी कैपिटल भी बढ़ेगा। असेट बढ़ती है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। आप देखो एक ट्रांजैक्शन डेबिट और एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रहा है, मतलब हम डबल एंट्री सिस्टम को ही बराबर फॉलो कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये जर्नल एंट्री में ऐसा बेसिक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। Goods sold on credit for rupees 5 lakh. ₹5 लाख में मैंने अपना माल उधार बेचा। 5 लाख रुपए का मैंने माल उधार बेचा। मैं फिर बोल रहा हूं फॉलो दी प्रोसेस। तो डायरेक्ट कंक्लूजन में मत आओ, डायरेक्ट कंक्लूजन में आप एंट्री अपने हिसाब से बता दोगे। फॉलो दी प्रोसेस। पहले बताओ इस पूरे ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? कौन कौन से 2 अकाउंट जल्दी बताओ। एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है सर मेरी माल उधार बेचा। क्या असेट में क्या कौन सा अकाउंट? उधार माल बेचूंगा तो इसका मतलब मेरे यहां क्या खड़ा हो जाएगा? पहले तो बताओ। उधार माल बेचने पे क्या खड़ा होता है? डेटर या क्रेडिटर? पहले सोच समझ के जाते ना। उधार माल बेचने में क्या खड़ा होता है? डेटर क्या क्रेडिटर? मतलब मेरे को पैसा देना आ रहा है कि लेना आ रहा है? अबे मैं माल भी दे दूं और पैसा भी दे दूं। माल दे रहा हूं तो ऑफ कोर्स मुझे पैसा देना कि पैसा लेना। मतलब एक चीज है, मेरे यहां पे कौन सा अकाउंट खड़ा हो गया? डेटर। डेटर मेरे लिए कौन सा अकाउंट होता है? डेटर कौन सा अकाउंट होता है? डेटर कौन सा अकाउंट होता है? मतलब मेरे यहां असेट्स बढ़ रही है, असेट्स बढ़ रही है, ठीक है, असेट्स बढ़ रही है। दूसरा मेरा दूसरा अकाउंट होगा सेल्स। सर माल बेचा ना, उधार बेचा, हमने उधारी को ले लिया, लेकिन बेचा 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 मतलब मेरी एक और अकाउंट कौन सा हो रहा है? आप मुझे बताओ सेल्स अकाउंट मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू?
अबे सेल क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस या रेवेन्यू? सेल क्या होता है, एक्सपेंस या रेवेन्यू? तो मेरे यहां दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो गया, रेवेन्यू। बताओ रेवेन्यू क्या हो रहा है, सेल कर रहा हूं तो रेवेन्यू घट रही है कि बढ़ रही है? मतलब मेरे यहां असेट भी बढ़ रहा है और मेरे यहां रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। अब बताओ असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, मतलब डेटर को हम क्या करेंगे, डेबिट, और रेवेन्यू बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। मतलब हम सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री हो जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जी, डेटर वाला समझ में नहीं आया? चलो मैंने आपको माल उधार बेचा, ठीक। आप मुझे बताओ, आज आप मुझे कुछ पैसे नहीं दे रहे हो, लेकिन बाद में जाके इसके पैसे दोगे कि नहीं दोगे? दूंगा। तो आप मेरे लिए क्या बन गए, डेटर। डेटर से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, क्योंकि आप मुझे पैसा आज नहीं दोगे, बाद में दोगे। तो मेरे लिए डेटर कौन सा अकाउंट हो गया, असेट। अब मेरे डेटर कम हुए कि बढ़ गए? आपको मैंने माल बेचा तो मेरे डेटर कम हुए कि बढ़ गए? बढ़ गए। तो मेरी क्या बढ़ गई, असेट बढ़ गई। असेट बढ़ गई मतलब मैं क्या करूंगा, इसको डेबिट, और बदले में मेरा रेवेन्यू बढ़ गया तो इसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। मतलब आप पता है, देखो जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, मैं चलते हुए आ रहा हूं, ठीक। अभी तो ठीक है, अभी तो नए नए हैं तो गालियां नहीं निकल रही होगी इतनी आपके मुंह से, लेकिन जब मैं होमवर्क देना चालू करूंगा और चमकाऊंगा कि होमवर्क नहीं किया, तो मैं आऊंगा तो ग्रीट करोगे आप मेरे को, गुड मॉर्निंग सर, और अंदर बोलोगे आ गया गोखरू, आ गया साला। और उसके बाद की बिप बिप तो मैं ले ही नहीं रहा हूं, है ना? ऐसे ही होता है ना यार, नहीं होता है क्या? ऑफकोर्स हम भी टीचर्स को गालियां बकते थे, आप भी बकते ही होंगे, कैसी बात कर रहे हो। वो पता है आपको मजेदार होता था, बॉयज वॉशरूम का टॉयलेट और फैकल्टी रूम के टॉयलेट की एक ही वॉल है। बॉयज वॉशरूम के टॉयलेट और फैकल्टी रूम के टॉयलेट की एक ही वॉल है, और उसके बीच में कॉमन एग्जॉस्ट फैन है जहां से आराम से आवाज सारी आती है। ठीक है। तो लड़के जब वहां जाके जो बोलते हैं, अरे यार आज तो इसने ब्ला 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 ब्ला, मतलब ये कर दिया दिमाग की ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो सारी बातें फैकल्टी रूम के वॉशरूम में सुनाई देती है। तो ऑफ कोर्स हम भी बोलते थे, आप भी बोलते होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, मुंह पे नहीं बोलते हो ना, मुंह पे तो क्या बोलोगे, सर गुड मॉर्निंग, अंदर बोलोगे सर। ठीक है। पॉइंट क्या है, सुनना। पॉइंट है, देखेंगे हम डेटर, पर मन में सोचेंगे कि डेटर को डेटर नहीं, डेटर असेट है। तो हम देखेंगे क्या, डेटर बढ़ा, पर मन में बोलेंगे कि असेट बढ़ी, तो क्या कर देंगे, डेबिट। अरे सेल्स बढ़ी, मन में बोलेंगे क्या बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, क्या कर देंगे, क्रेडिट। मतलब बोलोगे कुछ और मन में सोचोगे कुछ और। अगर आपने ये रूल लगा दिया तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये रूल लगाओ कि डेटर डेटर नहीं है, डेटर क्या है, असेट है, और सेल्स नहीं है, सेल्स क्या है। तो इस 5 ट्रांजैक्शन के रूल को पढ़ने के बाद हो ही नहीं सकता है कि आपसे कोई जर्नल एंट्री ना बने। बस आपको यह पता होना चाहिए कौन सा अकाउंट क्या है। डेटर असेट अकाउंट होता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट असेट अकाउंट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट होती है, डिबेंचर लायबिलिटी अकाउंट होता है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज की जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। सिर्फ ये है, सोचेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और। जैसे मान लो आपने कोई डाउट पूछा बड़ा बकवास सा, तो मैं पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अरे बेटा ऐसा डाउट नहीं पूछते हैं, बहुत आसान डाउट था। पर आप सोचो मन में क्या बोल रहा हूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो ये बोथ वेज होगा, तुम बकोगे तो मैं नहीं बकूंगा क्या? ऑफकोर्स तुम्हारे ही मन में कुछ चल रहा होगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि बोलेंगे कुछ और सोचेंगे कुछ और, बस हमारे ट्रांजैक्शन में यही करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला वाला आता है कि नहीं आता है। कितने ट्रांजैक्शन हो गए हमारे, 3। चलते हैं चौथे पे। ऑनलाइन वाले बच्चों के आंसर आ रहे हैं बढ़िया यार, ये बोले जा रहे हैं फटाफट, सर एक साइड असेट है एक साइड रेवेन्यू है। सुहानी बोल रही है सर इन्वेस्टमेंट टू शेयर कैपिटल होगा, बिल्कुल सही, उसने आंसर एक बार में दे दिया, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। चले आगे देखते हैं, ऑनलाइन वाले पहले जवाब देते हैं कि ऑफलाइन वाले पहले जवाब देते हैं, फटाफट अपन चेक करते हैं। अगला अकाउंट लिखिए आप, अगला ट्रांजैक्शन लिखिए। अगला ट्रांजैक्शन है
5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए। सर ऑफकोर्स कुछ नहीं बोला है, तो ऑफकोर्स हमने पैसा बैंक इशू किए। डिबेंचर इशू किए मतलब हमने डिबेंचर इशू करना मतलब किसी को किससे लिए कि दिए? डिबेंचर दिए, तो बदले में क्या लिया होगा? कैश या बैंक में पैसा होगा। जनरली आजकल हम बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन अलाउड ही नहीं होते इतने बड़े बड़े, बैंक ही अलाउड होते हैं। तो बैंक में पैसा आया होगा डिबेंचर्स का। आप मुझे बताओ, अगर डिबेंचर इश्यू करने का पैसा बैंक में आएगा तो पहले तो बताओ दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक अकाउंट तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा है? डिबेंचर। और एक अकाउंट कौन सा है? बैंक। आप जल्दी बताओ क्या हुआ? डिबेंचर कौन सा अकाउंट है? प्रोसेस फॉलो करो। डिबेंचर कौन सा अकाउंट है? डिबेंचर कौन सा अकाउंट है? असेट। डिबेंचर असेट अकाउंट है। अरे कंपनी में डिबेंचर इशू करती है, असेट अकाउंट की लायबिलिटी अकाउंट है? पहले बताओ असेट की लायबिलिटी है। अरे तुमको ऐसी बैलेंस शीट तो बताओगे नहीं, डिबेंचर किधर आता है? इधर साइड की लायबिलिटी साइड। डिबेंचर असेट की लायबिलिटी है, तो डिबेंचर लायबिलिटी है साहब। और बैंक किधर आता है? बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी की असेट। बहुत बढ़िया, बैंक असेट है। अब आप मुझे बताओ, अगर डिबेंचर इशू किए मतलब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। एक भाई साहब बोले लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। अच्छा, डिबेंचर इशू करने के मतलब डिबेंचर दो वर्ड होते हैं, डिबेंचर इशूड और डिबेंचर रिडम्पशन। अब बताओ, डिबेंचर इशू किए मतलब डिबेंचर कम हुए कि बढ़े? बढ़े। और डिबेंचर रिडीम किए मतलब डिबेंचर, अब यहाँ डिबेंचर कम हुए कि बढ़े? बढ़े, मतलब लायबिलिटी बढ़ी। और बैंक असेट, बैंक में पैसा गया कि आया? आया तो बैंक कम हुआ कि बढ़ा? अब आप देखो, एक साइड लायबिलिटी बढ़ रही है और एक साइड बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। आप बताओ इसमें किसको डेबिट करूंगा और किसको क्रेडिट करूंगा? सर लायबिलिटी बढ़ना क्रेडिट होता है और असेट बढ़ना डेबिट होता है। मतलब यहाँ पे सर जिस सीक्वेंस में लिखा है उस सीक्वेंस में जनरल एंट्री पास नहीं होगी। बच्चे बोल रहे हैं अच्छा डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं, एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखिए पॉइंट नंबर 5। देखते हैं कि जनरल एंट्रीज आप और कितनी अच्छे से कर पाते हो। अगली एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से कैश मिला। फॉलो दी प्रोसेस, फॉलो दी प्रोसेस, फॉलो दी प्रोसेस। बताओ दो अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है डेटर का और एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैश का। जल्दी बताओ, डेटर हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? असेट्स। और कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है? असेट। अब बताओ, डेटर से पैसा आ रहा है मतलब क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है मतलब कैश। और अगर डेटर से पैसा आएगा तो डेटर बढ़ रहा है कि डेटर कम हो रहा है? सर मैंने जो माल बेचा था उधार पे, तो उधारी वापस आ रही है। उधारी वापस आ रही है मतलब उधारी कम हो रही है और कैश बढ़ रहा है। उधारी कम हो रही है मतलब कैश बढ़ रहा है, मतलब डेटर कम हो रहे हैं और कैश इंक्रीज हो रहा है। अब बताओ, जो असेट इंक्रीज होती है इसको हम क्या करते हैं? डेबिट। और जो असेट डिक्रीज होती है इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। मतलब यहाँ एंट्री क्या होगी जल्दी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बताओ आया कि नहीं आया? आया। चलो थोड़ा सा अपन लेवल इंक्रीज करते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर बिल्कुल सही है, बढ़िया। पॉइंट नंबर 6 लिखिए। मशीन परचेज in exchange of machine 2 purchase in exchange of machine 1
valued rupees 3 lakh and remaining amount paid in cash rupees 2 lakh. मशीन 2 खरीदी है जिसके बदले में हमने मशीन 1 दी है. अरे अपन कार का एग्जांपल लेते हैं, कार खरीदी, पुरानी कार दी और बाकी पैसा कैश में दिया. वैसे आई हैव परचेज मशीन 2 इन एक्सचेंज ऑफ मशीन 1 एंड द वैल्यू ऑफ मशीन 1 इज 3 लाख एंड रिमेनिंग अमाउंट आई हैव टू पे इन कैश दैट इज रुपीज 2 लाख. सो नाउ यू हैव टू इफेक्ट, देयर इज एन इफेक्ट ऑफ 2 और 3 अकाउंट्स. 3 ट्रांजैक्शन होंगे, इसमें 3 अकाउंट पे इफेक्ट होगा. पहले बताओ 3 अकाउंट कौन कौन से. एक अकाउंट होगा, एक अकाउंट है मशीन 2, एक अकाउंट है मशीन 1 और एक अमाउंट है कैश. पहले डिसाइड करो मशीन 2 गई कि मशीन 2 आई. मशीन 2 मेरे लिए कौन सा अकाउंट है, मशीन 1 कौन सा अकाउंट है, कैश कौन सा है. मशीन 2 मेरे लिए एसेट अकाउंट है, मशीन 1 मेरे लिए एसेट अकाउंट है और कैश मेरे लिए एसेट अकाउंट है. एक नंबर, क्या बात है. मशीन 2 भी एसेट है, मशीन 1 भी एसेट है और कैश भी एसेट है. नाउ टेल मी, अगर मेरी मशीन 2 जा रही है, मशीन 2 आ रही है, मतलब एसेट बढ़ रही है. एसेट बढ़ रही है तो पहले बताओ इसको क्या इफेक्ट आएगा. सर ये हो जाएगी डेबिट. एसेट बढ़ती है तो क्या हो जाती है, डेबिट. मशीन 1 आ रही है, मशीन 1 जा रही है. मशीन 1 आ रही है कि जा रही है. अबे मशीन 1 के बदले मशीन 2 खरीदी है तो मशीन 1 तो दे रहा हूं ना. तो मशीन 1 आ रही है कि जा रही है, जा रही है. मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज. डिक्रीज होगा तो पहले बताओ एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट. कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कैश जा रहा है और कैश जा रहा है मतलब ये भी डिक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होगा, क्रेडिट. इसका मतलब हमारी एंट्री क्या पास होगी, जल्दी बताओ. मशीन 2 को हम करेंगे डेबिट, कितने अमाउंट से, 5 लाख से. टू मशीन 1 होगी 3 लाख से क्रेडिट और कैश होगा 2 लाख से क्रेडिट. सर मतलब एक चीज है, जर्नल एंट्री कोई डिफिकल्ट नहीं थी सर. बस हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, हम बिना सोचे समझे सिर्फ कंक्लूजन पे डायरेक्टली जाने की कोशिश करते थे. सर हमने कभी रूल पढ़े तो हमेशा थे, पर ये रूल कभी लगाए ही नहीं. हमको 11th में रूल पढ़ाए थे, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. हमने कभी लगाए ही नहीं, हमने सिर्फ उसको पढ़ लिए और हमने डायरेक्टली कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करी. आपको प्रोसेस फॉलो करनी है. मैं फिर बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं, अगर आप जर्नल एंट्रीज की बराबर प्रोसेस फॉलो करोगे तो कभी भी आपको ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो एक काम करो, 4-5 एंट्रीज आज आप घर पे करके लेने वाले हो. आज आपके होमवर्क में मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपको 4-5 ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं जिसकी आप घर पे शांति से, और डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं आओगे. फिर बोल रहा हूं सर आती है, फिर भी डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं आओगे. आप ऐसे पहले लिखोगे कि मेरे लिए क्या है और इसका क्या हो रहा है, उसके बाद आप उसकी जर्नल एंट्री पास करोगे. तो मैं 5 ट्रांजैक्शन आज के होमवर्क में आपको लिखवा रहा हूं. पहला ट्रांजैक्शन लिखिए. पहला ट्रांजैक्शन है 5 लाख रुपीज गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. 5 लाख के गुड्स उधार बेचे. दूसरा 3 लाख रुपीज परचेज ऑन क्रेडिट. 3 लाख रुपए की गुड्स मैंने क्रेडिट पे खरीदे. मशीन परचेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ फ्रेश शेयर कैपिटल. मैंने शेयर्स इशू करके सामने वाले से मशीन खरीदी. चौथा है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर थ्रू बैंक, या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, दैट्स इट, फॉर रुपीज 4 लाख. मैंने 4 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम किए. ऑफकोर्स बैंक से होंगे, जनरली बड़े ट्रांजैक्शन हमेशा बैंक से पास होते हैं, तो बैंक से हमने 4 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम किए. 5वां ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स थ्रू बैंक
बैंक से मैंने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, एक दो ट्रांजैक्शन और लिख लीजिए। छठा ट्रांजैक्शन लिखिए, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड इन बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट्स ₹10,000। 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट के ऊपर मेरे को ब्याज आया। सातवां ट्रांजैक्शन लिखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। बैंक लोन के ऊपर मैंने ब्याज दिया। आई थिंक ठीक है। ये सातों ट्रांजैक्शन ढंग से, मैं फिर बोल रहा हूं गलती ना हो जाए, इसलिए आप ये रूल लगा के सातों ट्रांजैक्शन को लिखिएगा और देखिएगा कि कौन से ट्रांजैक्शन पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है। ये अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप फोटोग्राफ ले लीजिएगा, पर मैं किसी से भी खड़े होकर कल इसकी जर्नल एंट्री बुलवा सकता हूं कि चलो ये 5वें नंबर की जर्नल एंट्री बताओ। तो आपको इस सातों ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कॉपी में प्रॉपरली करके आनी है। जर्नल एंट्री का बेसिक्स हम लोग और स्ट्रॉन्ग करेंगे, कल कुछ टफ एंट्रीज देखेंगे, उसके बाद हम लोग सोचेंगे हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, आपका लेवल किस पॉइंट पे आ गया है, मैं उसके हिसाब से फिर चैप्टर नंबर 1 कौन सा स्टार्ट करने वाला हूं, पर करूंगा प्रैक्टिकली। आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। पहला और दूसरा चैप्टर थियोरेटिकल बहुत सारा है, लेकिन थियोरी स्टार्टिंग में करने में मजा ही नहीं आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक थियोरी पढ़ने में अपने को मजा नहीं आने वाला है। सो विल स्टार्ट विद सम प्रैक्टिकल चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाकी डिस्कशन करते हैं कल। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।